everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में we will be discussing about नेपाल, सेकेंड आर्टिकल में we will be discussing about सह्याद्री टाइगर रिजर्व, थर्ड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे एंड लास्ट में we will be talking about मणिपुर. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं. रिसेंटली जैसा आपको पता होगा एक प्रोटेस्ट होता है नेपाल के अंदर जिसमें जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसे हटा दिया जाता है. अब इस प्रोटेस्ट का रीजन जो मेन था वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बैन होना था, बट इसके अलावा भी मल्टीपल रीजंस थे जैसे करप्शन, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, इंस्टेबिलिटी जो गवर्नमेंट में देखने को मिलती थी एंड गवर्नेंस के नाम पे टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट. होता यह है कि 4 सितंबर को गवर्नमेंट के द्वारा बैन किए जाते हैं कुछ 22 प्लस प्लेटफॉर्म्स को, जिसके बाद यूथ जागता है एंड स्ट्रीट पे आता है एंड लगभग 19 लोगों की यहां पर डेथ हो जाती है. अब यहां पर 9 तारीख को लोगों का प्रोटेस्ट और ज्यादा आगे बढ़ता है जहां पे बिल्डिंग्स, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड पीएम ऑफिस को अटैक किया जाता है एंड यहां पर ओली को रिजाइन करना पड़ता है एंड साथ के साथ अब नेगोशिएशन कंडक्ट की जाती है बिटवीन द प्रेसिडेंट, आर्मी एंड जेनजी के लीडर्स के बीच में, जहां पर अंतरिम प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है. अब ये जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं ये है जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे सुशीला कर्की, जो कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनेंगी नेपाल की. अब यहां पे कहा जा रहा है कि भैया जो आपकी पार्लियामेंट है इसको डिसॉल्व कर दिया गया एंड मोर ओवर जो मार्च 5 है ये नेक्स्ट इलेक्शन की डेट फाइनल की गई है. अभी जो डिसॉल्व हुआ है इसके पीछे कुछ क्वेश्चंस भी उठते हैं, जैसे आर्टिकल 76 क्लॉज 7 है, ये बात करता है कि भैया ये पार्लियामेंट जो है आपकी डिसॉल्व तभी हो सकती है जब प्राइम मिनिस्टर को आप अपॉइंट नहीं कर सकते हैं. या आर्टिकल 66 क्लॉज 2 ये कहता है कि भी प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे ऐसा कर सकते हैं. तो कहते हैं कि भाई ये पब्लिक प्रोटेस्ट का तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही नहीं है एंड अपोजिशन पार्टी और बार एसोसिएशन इस चीज को चैलेंज करने की बात करते हैं एंड इसका जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करते हैं. अब पहली बार नहीं है कि नेपाल में ऐसा कुछ हुआ है. 1990 में जन आंदोलन 1 हुआ था जहां पे नेपाली कांग्रेस ने पंचायती राज सिस्टम को खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में बात की थी. देन 7 पार्टी अलायंस प्लस माओइस्ट के बीच में एक समझौता होता है, जन आंदोलन 2 आता है जहां पर मोनार्की को एंड करके रिपब्लिक बनाने की बात की जाती है. एंड अभी जेनजी का एक आपको रेवोल्यूशन देखने को मिलता है जिसमें लीडरलेस था ये मेजरली एंड यहां पर रिजेक्ट किया जाता है पॉलिटिकल क्लास को और नए इलेक्शन की डिमांड की जाती है. अब इंडिया के लिए यहां पर क्या कुछ है, देखो इंडिया को यहां पर सजग रहना होगा क्योंकि ये जो सिक्योरिटी रिस्क है वो और ज्यादा इंक्रीज होंगे जब तक आपकी नेबरहुड में इंस्टेबिलिटी चलेगी. मोर ओवर इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है क्योंकि इंडिया ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर या बिजनेसेस वहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कहीं ना कहीं उसको लेके अनसर्टेनिटी रहेगी. देन जियोपॉलिटिकल एंगल को भी आप समझे क्योंकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस यहां पर और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है एंड मोर ओवर यहां पे आपको स्टेटस कोइस्ट होके मतलब एक जगह पे ठहर के रुक के नहीं देखना है, आपको कहीं ना कहीं एक्टिवली यहां पर जेनजी लोगों और बाकी सबके साथ मिलके रिस्टोरेशन के ऊपर फोकस करना होगा नेपाल के. तो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाना होगा जेनजी फोर्सेस के बीच में, नेपाल आर्मी एंड कहीं ना कहीं आपको एक मीडिएटर का रोल अदा करना होगा. हाँ, रिस्क है यहाँ पे कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट फोर्सेस इंडिया को इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमें अभी कहीं ना कहीं एक करना होगा. अदरवाइज जैसे बांग्लादेश में आपको हालात देखने को मिले सेम ऐसे ही हालात आपको नेपाल में भी देखने को मिल सकते हैं. आइए अब बात करते हैं सह्याद्री की, जहां पे तदोबा और पेंच से कुछ टाइगर्स को ट्रांसलोकेट किया जाएगा. अब ट्रांसलोकेट क्यों किया जा रहा है, देखो सह्याद्री अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एरिया है वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो कि वेस्टर्न घाट में पड़ता है एंड ये एक्चुअल में 2010 में क्रिएट किया गया था चंदौली नेशनल पार्क, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के. अब यहां से 2 इंपॉर्टेंट रिवर आपके फ्लो करते हैं, कोयना एंड वरना, जिसकी वजह से यहां पर जनरली आपको मॉइस्ट डेसिडुअस, कहीं ना कहीं ड्राई डेसिडुअस और एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट कुछ पैचेस में देखने को मिल जाते हैं. अब यहां पर वैसे तो कोई ब्रीडिंग पॉपुलेशन नहीं है टाइगर की, बट कहीं ना कहीं मेल टाइगर यहां पर घूमते फिरते आ जाते हैं. तो यहां पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये टेक्निकल कमेटी इसकी जो है रिकमेंडेशन देती है कि टाइगर को ट्रांसलोकेट किया जाए या नहीं. चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इसको इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपके साइंटिफिक एंड मॉनिटरिंग का सपोर्ट कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती है, एंड इसको अप्रूव किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा। तो याद रख लें कि ये कुछ इस तरह से आपका ये वर्क करता है। इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये है आपका सियादरी टाइगर रिजर्व जो कि इस एरिया में लोकेटेड है, कृष्णा रिवर के बिल्कुल बैंक पे। नाउ अगर हम बात करें टाइगर इंट्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम बैलेंस कर सके प्रे की पॉपुलेशन की, क्योंकि ये एपेक्स प्रेडेटर है एंड इस कोयना और वर्ना रिवर को प्रोटेक्शन को और ज्यादा प्रमोट कर पाएंगे, क्योंकि आपका इकोसिस्टम इससे स्टेबलाइज होता है। तो यहाँ पर जीरो ब्रीडिंग रिजर्व आपका है, मतलब टाइगर रिजर्व तो है, बट यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलती है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड आर्टिकल। थर्ड आर्टिकल में सबसे पहले आपको एफडीआई को समझना होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए किसी देश के अंदर किसी फॉरेन कंट्री के द्वारा, मतलब उसके कोई रेजिडेंट या गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके यहाँ पर कोई एबीसी कंपनी है, इस एबीसी कंपनी में लेट्स से Amazon ने पैसा इन्वेस्ट किया, एंड अब यहां पे क्योंकि Amazon एक बाहर की कंपनी है, तो इसमें अगर आपकी मैनेजरल पॉइंट पे भी ये कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस केस में इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आप। अब ज्यादातर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो है इंडिया में, वो आपको टैक्स हेवन कंट्रीज की तरफ देखने को मिलता है, जैसे सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई, नीदरलैंड, यूके एंड स्विट्जरलैंड। तो आप ये कह सकते हो, क्योंकि टैक्स हेवन एक वर्ड यहां पर गिवन है, हमें उसको भी समझना जरूरी हो जाता है। तो ये लो और जीरो टैक्स कंट्रीज हैं जहां पर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। एंड आप यहां पर की फीचर्स क्या देखते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स ऑलमोस्ट मिनिमल है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको फंड ट्रांसफर की, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं, एंड ये इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना है, बट आई डोंट वांट पेरेंट कंपनी के ऊपर इसका कोई असर पड़े, तो जिस वजह से मैं अपनी पेरेंट कंपनी को शील्ड करने के लिए किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इन्वेस्ट करूंगा, जहां पर टैक्स के लॉ बहुत ज्यादा लीनियंट हो। इसमें फंड रेजिंग में भी आपको आप देख सकते हैं कि भैया कंपनीज इसलिए भी जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, ग्लोबल इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं सिंगापुर और मॉरिशस इंडिया में डायरेक्टली एंट्री करने से पहले, क्योंकि यहां पर लॉज जो है बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के एफडीआई लॉज जो है काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, टैक्स लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो इस वजह से भी आपको ये रहता है। एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स हमेशा एक स्टेबल जुरिस्डिक्शन को ढूंढते हैं, तो ये भी एक रीजन हो जाता है कि क्यों इन कंट्रीज को चूज किया जाता है। अभी रिसेंटली आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 60% हमारा जो एफडीआई है वो इन्हीं कंट्रीज की तरफ जाता है। जैसे 3000 करोड़ का हमारा टोटल एफडीआई आउटवर्क था, मतलब आउटफ्लो था, जिसमें से 56% रफली आपका कहां पर गया? इन्हीं टैक्स हेवन कंट्रीज के पास गया, मेजॉरिटी सिंगापुर, मॉरिशस एंड देन यूएई। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिला है, तो जिस वजह से ये थोड़ा न्यूज में था। आइए अब बात करते हैं मणिपुर की। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है मणिपुर को आफ्टर अ लॉन्ग वेट। कहीं ना कहीं 2023 मई से यहां पर मणिपुर में जो सिचुएशन चल रही थी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की ये पहले विजिट है, जहां पर डायलॉग्स एंड हार्मनी को प्रमोट करने की कोशिश की कुकी एंड जो कम्युनिटी एंड मेथीज के बीच में। यहां पर 7000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की बात की गई है। अब देखो, एसटी स्टेटस की डिमांड करते थे मेथी, जिसकी वजह से यहां पर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, एंड हुआ ये कि इसमें क्लैश होती है और 250 लोगों की जान चली जाती है, 60,000 से ज्यादा लोग यहां पर डिस्प्लेस होते हैं। अब यहां पर NH2 जो वाइटल है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक हाईवे, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। एंड इसके साथ साथ आपको यह भी देखने को मिलता है इन बिटवीन दैट कि यहां पर कुछ छोटे छोटे क्लैशेस वगैरह चलते रहते हैं। अब फेब में प्रेजेंट रूल इंपोज किया जाता है, एंड अभी खबर ये आ रही है कि हालात काफी हद तक नॉर्मल हो चुके हैं, बट प्रॉब्लम कुछ पर्टेन करती है यहाँ पे, जैसे गवर्नेंस का गैप, कहीं ना कहीं सेंटर का इंटरवेंशन कहीं ना कहीं स्लो रहा। जो म्यांमार में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वहां से जो इनफ्लो है इलीगल माइग्रेंट्स का, वो एक प्रॉब्लम है। रिसोर्स की भी एक प्रॉब्लम है, इंक्रोचमेंट देखने को मिल रहा है जो फॉरेस्ट एरिया में, वो भी एक प्रॉब्लम रहती है। एसटी स्टेटस की डिमांड जो कि खासकर मेथी के जो कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। एंड मेथी एंड जू जो कम्युनिटी है, इनके कुकी एंड जू,
इनकी आपस में इतने क्लैशेस रहते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो फिलहाल तो आप ये देख के चलें कि यहाँ पर डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं उनके लिए घर बनाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर हमारा फोकस है, रिहैबिलिटेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस रहेगा। कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि 2 साल से ज़्यादा यहाँ पर जो सेंटर की क्रेडिबिलिटी को वीक कर दिया गया है, तो उसको वापस से रिस्टोर कैसे किया जाए। ट्रस्ट डेफिसिट जो आपका पर्टेन करता है, तो कहीं ना कहीं इसको कैसे ईज डाउन किया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो लॉन्ग टर्म मेजर तो आपको ये होगा कि कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करो। सिविल सोसाइटी, यूथ और वुमेन्स के साथ आप इंटरेक्ट करो। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी लेके आओ कि भाई स्टेटस एसटी का किसको मिल सकता है। एंड मोर ओवर इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करो एंड कोशिश करो कि यहाँ पर स्ट्रेंथन करो लॉ एनफोर्समेंट रिगार्डिंग द सिक्योरिटी रिफॉर्म। आपको रिहैबिलिटेशन के ऊपर फोकस करना होगा, जहाँ पे लोगों के हाउसेस के साथ साथ लाइवलीहुड को भी आपको इंश्योर करने की जरूरत है यहाँ पे। तो ये वो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी थी। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, कल एक बार फिर से नई डिस्कशन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।